सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं आज हम लोग, एंड आई एम वेरी श्योर कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में सबको सब कुछ पता है. यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में सबसे पहली चीज तो हमको ये बताइए कि ये एक्ट कब आया था, कौन से साल में आया था? 1872 की 1972? पक्का 1872. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कौन से ईयर में आया? 1872. ऑप्शन में 1972 भी होगा. एंड बिलीव मी, ये आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि आपको 72 तो याद रह जाता है, फिर आपको लगता है इतना पुराना थोड़ी होगा, अभी 1919 की बात होगी. ठीक है, तो ये कौन से ईयर में आया? 1872. अच्छा एक बात बताइए, अगर हम आपसे कहें कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में आया, सो दिस इज अ प्री इंडिपेंडेंट लॉ और पोस्ट इंडिपेंडेंस लॉ? ये लाइन समझ में आई हमने क्या बोली? प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के पहले का लॉ है कि इंडिपेंडेंस के बाद का? इंडिपेंडेंस के पहले का. ठीक है, ओके. इसके बाद हम लोग ने मेन चीज देखी थी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ऑफर का मतलब क्या हुआ? अगर हम आपको कोई प्रपोजल दे रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता था? ऑफर. ठीक है, और उस ऑफर को जब कोई पर्सन एक्सेप्ट कर लेता है तो वो क्या बन जाता है? एक्सेप्टेंस. एंड ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो जाता है? व्हाट इज ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस? अग्रीमेंट. एब्सोल्युटली. ठीक है, और जब ये अग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशंस ले लेता है, यानी लॉ के हिसाब से इन्फोर्सेबल हो जाता है, तो ये अग्रीमेंट क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट. इसका मतलब जो लाइन हम बोलेंगे बताइएगा सही है कि नहीं. ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट नेसेसरीली अग्रीमेंट. दिस इज ट्रू और फॉल्स? मैंने आपको बोला ऑल अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट नेसेसरीली अग्रीमेंट्स. सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट जरूरी नहीं है कि अग्रीमेंट हो. ट्रू बोल रहे हैं कि फॉल्स बोल रहे हैं? फॉल्स बोल रहे हैं. अभी एक सेकेंड पहले हम ट्रू बोल रहे थे. यस, देखो अग्रीमेंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. कुछ अग्रीमेंट्स होते हैं जो इन्फोर्सेबल होते हैं लॉ से. लॉ से इन्फोर्सेबल होने का मतलब क्या हुआ? अगर वो अग्रीमेंट पूरा नहीं हुआ तो हम कोर्ट जा सकते हैं. ठीक है, और कुछ होते हैं जो अनइन्फोर्सेबल होते हैं, दैट आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. जो लॉ से इन्फोर्सेबल होते हैं उन्हीं को ही क्या कहा जाता है? कॉन्ट्रैक्ट. तो इस हिसाब से सारे कॉन्ट्रैक्ट तो अग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे अग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि कुछ अग्रीमेंट ऐसे हो सकते हैं जो अनइन्फोर्सेबल है. ओके, तो पहली बात हमको ये समझ में आई, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है? अग्रीमेंट. अग्रीमेंट को अगर हम लॉ से इन्फोर्स करा दें तो वो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट. सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होंगे लेकिन सारे अग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट है. एनी कंफ्यूजन इन दिस? ओके, नेक्स्ट देखिए, जहां अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, अगर आपका कोई डाउट हो पुराना. अग्रीमेंट एंड ऑब्लिगेशन. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट इन सेक्शन 2H एज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. कोई भी अग्रीमेंट जो लॉ से इन्फोर्सेबल हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्ट. अब देखिए अग्रीमेंट की डेफिनेशन बताई है सेक्शन 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. every promise and every set of promise forming consideration for each other. आपने हमारे लिए कुछ किया, हमने आपके लिए कुछ किया, ये हमारे बीच में क्या हुआ? अग्रीमेंट. तो फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा कि आज क्लास के बाद हम लोग घूमने चलेंगे. ठीक है, ये काल्पनिक है, इसका असली जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं है. हाँ, तो हमने आपसे कहा आज क्लास के बाद हम लोग घूमने चलेंगे. ये हमारे बीच में एक अग्रीमेंट हुआ, हमने आपको ऑफर दिया, आपने कहा हाँ चलेंगे. इज इट ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट भी है? नहीं, क्योंकि ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है. अगर हम आपको घुमाने नहीं लेके गए तो क्या आप कोर्ट चले जाएंगे? नहीं. यानी ये हमारे और आपके बीच में अग्रीमेंट तो था लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि दिस इज नॉट लीगली इन्फोर्सेबल. तो सिर्फ वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ. ठीक है, ऑफर जो देता है उसको क्या कहते हैं? जो ऑफर देता है उसको क्या बोलते हैं? ऑफरर. ठीक है, और जिसको ऑफर मिलता है ऑफरी. ठीक है, तो ऑफरर ने ऑफर दिया,
ऑफरी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ही वो ऑफर एक्सेप्ट हो गया अग्रीमेंट बन गया, और अग्रीमेंट अगर लॉ से इन्फोर्स हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अग्रीमेंट, प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन। व्हाट डू वी मीन बाय प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन? अग्रीमेंट के लिए कितने लोग चाहिए? हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड फॉर एन अग्रीमेंट? कम से कम 2 लोग, प्लूरल। ठीक है, प्लूरल मीन्स मोर देन 1। तो किसी भी अग्रीमेंट के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। देयर मस्ट बी 2 or more persons who make an agreement, because one person cannot enter into an agreement with himself. What do we mean by consensus ad idem? ये याद कर लिया सबने, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंसस एड आइटम का मतलब क्या हुआ? मीटिंग ऑफ माइंड्स। द मीटिंग ऑफ माइंड्स इज कॉल्ड कॉन्सेंसस एड आइटम. इट मीन्स both the parties to an agreement must agree about the subject matter in the same sense in the same time. यानी जब दोनों लोग एक ही चीज माइंड में सोच रहे होंगे तो उसको क्या कहा जाएगा? कॉन्सेंसस एड आइटम। ओके, ऑब्लिगेशन, बल्कि राइट्स एंड ऑब्लिगेशन में देखिए, ये एग्जाम्पल पढ़ा था हम लोगों ने। एक अग्रीमेंट में दोनों पार्टीज के राइट्स होते हैं और दोनों की ऑब्लिगेशन। फॉर एग्जाम्पल A is, अगर ये एग्जाम्पल है, देखिए कह रहे हैं A agrees with B to sell his car for 10 lakh to him. A ने B से कहा कि हम तुमको अपनी कार देंगे 10 लाख में। बताइए A का राइट क्या है? A ने B से कहा कि हम तुमको अपनी कार देंगे 10 लाख रुपए में। A का राइट क्या है? A का राइट क्या है? कार देना कि पैसे लेना? पैसे लेना। और A की ऑब्लिगेशन क्या है? कार देना। B का राइट क्या है? कार लेना। और ऑब्लिगेशन क्या है? पैसे देना। तो किसी भी अग्रीमेंट में दोनों पार्टी के राइट्स भी होते हैं एंड ऑब्लिगेशंस भी। नाउ अग्रीमेंट्स विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये अभी हमने आपको बताया, अग्रीमेंट्स रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स। जैसे अभी हमने आपको बोला ना, इफ आई प्रॉमिस टू टेक यू फॉर अ डिनर एंड ब्रेक दैट प्रॉमिस। हमने आपसे कहा कि हम आपको डिनर पे लेके जाएंगे, लेकिन हम आपको डिनर पे लेके नहीं गए। क्या आप कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये अग्रीमेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट है? ये अग्रीमेंट था विच इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। एंड डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, ये दोनों अग्रीमेंट तो होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, एंड देयरफॉर दे आर नॉट लीगली इन्फोर्सेबल। एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन? ओके, 3 consequences follow from the above discussion. To constitute a contract, the parties must intend to create legal relationship. कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों पार्टीज का लीगल रिलेशनशिप होना जरूरी है। The law of contract is the law of those agreement which create obligation, and those obligation have their source in agreement. कह रहे हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट से दोनों पार्टी के राइट्स होते हैं और दोनों पार्टी की लाइबिलिटीज अराइज होती हैं। एंड अग्रीमेंट इज द जीनस ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट इज द स्पीशी। बताओ, अग्रीमेंट बड़ा हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट? मतलब वाइडर कैटेगरी अग्रीमेंट हुई कि कॉन्ट्रैक्ट? बताइए, अग्रीमेंट की कॉन्ट्रैक्ट? हाउ मेनी ऑफ यू से अग्रीमेंट? बड़ी कैटेगरी अग्रीमेंट है। बहुत श्रिंक हो गए आप लोग के हाथ, है ना? फुल हैंड रेज करिए। हाँ, अब धीरे धीरे क्लास में बैठने की आदत डालिए। हाँ, गुड। अच्छा, बोल क्या रहे थे आप लोग? अग्रीमेंट वाइडर होता है और कॉन्ट्रैक्ट छोटा टर्म होता है। क्यों? क्योंकि सारे अग्रीमेंट्स होते हैं और उन अग्रीमेंट्स में से जो लीगली इन्फोर्सेबल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फाइन। ओके, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहला, an offer or proposal by one party and acceptance of that offer by another party. कह रहे हैं एक पार्टी ऑफर देगी, दूसरी पार्टी एक्सेप्ट करेगी। जो ऑफर दे रही है वो कौन होगा? ऑफरर। और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो कौन होगा? ऑफरी। क्या इनका कोई और नाम भी होता है? लेट मी सी हु कैन टेल। दूसरा नाम और इनको, ऑफरर को हम और किस नाम से जान सकते हैं? प्रॉमिसर। ओके, और प्रॉमिसर, प्रॉमिसर, ठीक है। और जो प्रपोजल दे रहा है, प्रपोजर भी कह सकते हैं, ऑफरर भी कह सकते हैं, प्रपोजर भी कह सकते हैं, ठीक है, प्रॉमिसर भी कह सकते हैं। सेकंड,
इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, उनका इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप बनाने का. द अग्रीमेंट इज सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन, कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए. What do we know by, what do we mean by the word quid pro quo? Quid pro quo सुना है? किसने किसने सुना है quid pro quo? मतलब बताइए क्या होता है quid pro quo का? Anything in return, something in return. क्या मतलब हुआ इसका something in return? मान लीजिए मेरा आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये एग्जाम्पल शायद हमने आपको लेक्चर में दिया भी होगा. मेरा आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम ये बिल्डिंग आपको बेचेंगे, इस बिल्डिंग की वैल्यू 1 करोड़ है, लेकिन हम आपको 1 रुपए में बेचना चाह रहे हैं. आप लेंगे? नहीं लेंगे? अरे 1 करोड़ की बिल्डिंग 1 रुपए में दे रहे हैं. हाँ, तो ये 1 करोड़ की बिल्डिंग हम आपको 1 रुपए पे दे रहे हैं, आप लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ बोलो. हाँ, अब ये बताइए, ये कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे बीच में हुआ है, ये वैलिड है कि इनवैलिड? वैलिड कि इनवैलिड? 1 करोड़ की बिल्डिंग 1 रुपए पे जा रही है, सिर्फ इनसफिशिएंट कंसिडरेशन है. कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन कितनी होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द कंसिडरेशन? क्विड प्रो क्यो. क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या हुआ? समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ ना कुछ होना जरूरी है. जरूरी नहीं है कि उतनी ही कंसिडरेशन हो. अगर मेरी 1 करोड़ की बिल्डिंग है, हम बदले में आपसे 1 रुपए ले रहे हैं, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. ठीक है, कंसिडरेशन वो होगी जो प्रॉमिसर एंड प्रॉमिसी की मर्जी से होगी. जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन उतनी ही हो जितनी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है. ओके ओके. अच्छा ये बताओ, वॉइड एब इनिशियो क्या होता है? व्हाट इज वॉइड एब इनिशियो? वॉइड एब इनिशियो इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी शुरुआत से ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था. कैन यू गिव मी एनी वन एग्जाम्पल? माइनर? माइनर क्या? कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर. माइनर ही को वॉइड बना दिया आप लोगों ने. कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर, माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड एब इनिशियो. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉइड एब इनिशियो एंड वॉइड? वॉइड एब इनिशियो और वॉइड में क्या फर्क हुआ? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एब इनिशियो. हु कैन टेल मी? पता है, बता नहीं पा रहे हो कि पता नहीं है? इम्पॉसिबल टू डू. नहीं, इन दोनों में डिफरेंस बताओ. वो तो टॉपिक ही अलग है, इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट्स. वॉइड एब इनिशियो और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? अरे बड़ा सिंपल है. हाँ बेटा. एब्सोल्युटली, जो स्टार्टिंग से ही वॉइड है वो होता है वॉइड एब इनिशियो. और जो कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तब तो वैलिड था, लेकिन बाद में वॉइड हो गया, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड एंड इलीगल? वॉइड और इलीगल में क्या रिलेशनशिप है? अच्छा, रिलेशनशिप हम बता रहे हैं, आप ट्रू एंड फॉल्स बताना. ठीक है. ऑल इलीगल आर वॉइड and all void are, मतलब all illegal contracts are void, but all void are not necessarily illegal. This is true. सारे illegal contract void होंगे, लेकिन सारे void जरूरी नहीं है कि illegal हो. फॉर एग्जाम्पल, माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट void तो है, लेकिन इट इज नॉट illegal. ठीक है, तो इलीगल वाले वॉइड तो होंगे, लेकिन वॉइड वाले जरूरी नहीं है कि इलीगल है. ठीक है. हाउ मेनी ऑफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड द लेक्चर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टिल नाउ? कितने बच्चे यहाँ पर ऐसे, हम डांटे मारेंगे कुछ नहीं, आप सोच रहे हैं आज पता नहीं क्या डंडा 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 निकाल लेंगे मैम. कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लेक्चर्स कंप्लीट नहीं करे अभी तक? लास्ट का लेक्चर, लास्ट 10th के बाद नहीं करे हैं? अच्छा अच्छा, बाकी सबके हो गए? पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? आपको पता है इंस्टीट्यूट आसपास है. यहाँ अगर आप झूठ बोलेंगे तो बहुत जल्दी सुन लेता है इंस्टीट्यूट, तो इसलिए झूठ नहीं बोलना. सबके कंप्लीट है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट? ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट इज द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर लीगली केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. कौन कौन सी पार्टीज होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं? साउंड माइंड एंड
नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ एंड माइनर की मेजर। हमने आपसे पूछा है कौन कौन है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, मेजर कर सकते हैं, साउंड माइंड कर सकते हैं एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अच्छा, माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। माइनर का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? void ab initio, minor cannot enter into a contract, ठीक है। कंसेंट बिटवीन द पार्टीज, कह रहे पार्टीज के बीच में कंसेंट होना जरूरी है। ये कंसेंट कैसे होनी चाहिए? फ्री कंसेंट, ओके। फ्री कंसेंट समझ में आ रहा है? ओके, अच्छा। ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज लीगल एंड नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और हम लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग मिलके बैंक लूट लेंगे। ये यहाँ सामने बैंक पड़ता है ना, ये लूट लेंगे। हम लोग ने मिलके कॉन्ट्रैक्ट किया, हमने कहा कि आप अंदर जाके बैंक लूटना, हम बाहर खड़े होके देखेंगे कोई आ तो नहीं रहा है। हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। आप अंदर गए, आपने बैंक लूटा और आप पीछे वाले दरवाजे से निकल गए। हम अगले दिन तक यही देखते रहे कि कोई आ रहा है कि नहीं। अब बताइए, आपने हमारे साथ धोखा किया, हम सीधे चले गए पुलिस के पास। हमने पुलिस से कहा हम लोग ने मिलकर डिसाइड किया था कि हम लोग बैंक लूटेंगे और इन्होंने हमको 1 रुपए भी नहीं दिया। क्या हम कोर्ट में जाके कंप्लेन कर सकते हैं? क्यों? आपने धोखा किया हमारे साथ, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा हम लोगों ने। नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो ऑब्जेक्ट था दैट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टन, कह रहे टर्म्स सर्टन होने चाहिए एंड अग्रीमेंट इज केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। वो जो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था कि हम तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, याद आया? एक आप लोग प्रॉमिस करते हैं सबसे कि हम तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, उसका क्या हुआ? वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है? क्यों नहीं वैलिड है? इम्पॉसिबल टू कॉन्ट्रैक्ट, इम्पॉसिबल टू परफॉर्म। तो ऐसे प्रोमिसेस जो परफॉर्म नहीं हो सकते वो भी इनवैलिड माने जाएंगे। देयरफॉर टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एन अग्रीमेंट बेस्ड ऑन जेन्युइन कंसेंट, supported by lawful consideration, made for a lawful object and between the competent parties। अब बात आती है ऑफर एंड प्रपोजल की, इनके रूल्स में आ जाते हैं। कह रहे ऑफर कैसा होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, कंप्लीट एंड फाइनल। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी। ऑफर कंप्लीट तब होगा जब वो ऑफरी को कम्युनिकेट कर दिया जाए। What is express and implied communication? What do we mean by express communication? Oral की written, दोनों। And what is implied? Assume, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो communication है वो oral भी हो सकता है, written भी हो सकता है और implied भी। अच्छा, who is going to tell me what is a general offer and what is a specific offer? General offer, हाँ बेटा, general offer, हाँ हाँ। ओके, एंड स्पेसिफिक ऑफर? ओके, जब हम कोई ऑफर दे रहे हैं विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन, वो कौन सा ऑफर होता है? जनरल ऑफर। लेकिन हम जिसको ऑफर दे रहे हैं सिर्फ वो ही एक्सेप्ट कर सकता है, वो कौन सा ऑफर होगा? स्पेसिफिक ऑफर, ठीक है। नाउ लैप्स ऑफ ऑफर, ऑफर कब लैप्स हो सकता है? व्हेन इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम, जो टाइम दिया गया था उतने टाइम में एक्सेप्ट नहीं हुआ। इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द मोड प्रिस्क्राइब, जो मोड प्रिस्क्राइब था, जिस तरह से एक्सेप्ट करना था, अगर उस तरह से एक्सेप्ट नहीं हुआ तो वो ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स। ऑफरी रिजेक्ट्स बाय डिस्टिंक्ट रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट इट, ऑफरर ने ऑफर दिया लेकिन ऑफरी ने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, तो भी हमारा ऑफर क्या हो जाएगा? लैप्स। अच्छा, अगर ऑफरर ने ऑफर दिया और एक्सेप्ट करने के पहले ऑफरी मर गया, अब बताओ ऑफर एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। कह रहे हैं इफ द ऑफरी डाइज। अच्छा, हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज अ काउंटर ऑफर? हाँ, काउंटर ऑफर एब्सोल्युटली। ऑफरर ने अपना ऑफर दिया लेकिन ऑफरी ने अपना ऑफर दूसरा दे दिया। यानी हमने आपको ऑफर दिया, हमने कहा हम आपको अपनी बिल्डिंग 10 लाख रुपए में बेच रहे हैं, आपने कहा हम तुम्हारी बिल्डिंग खरीदेंगे लेकिन 9 लाख में। यानी आपने मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया,
बल्कि उसके बदले में आपने अपना ऑफर दे दिया, दिस अमाउंट्स टू काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर से क्या होगा, जो फर्स्ट ऑफर है वो क्या मान लिया जाएगा, लैप्स्ड। जो पहला वाला ऑफर है वो लैप्स्ड हो जाएगा। नाउ हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट इज अ क्रॉस ऑफर? क्रॉस ऑफर क्या है, ऐसा कुछ डिस्कस किया हम लोगों ने? दो वर्ड्स होते हैं, एनी आइडिया, एनीवन? हारी मान ली सबने? हारी मानना जानते हैं? हारी मानना नहीं पता? हारी मानना होता है कि हमने गिव अप कर दिया, अब हम नहीं बता पाएंगे। दो चीजें, हाँ बेटा। आधा सही आधा गलत है, चलो ठीक है। क्रॉस ऑफर का मतलब समझिए, देखो काउंटर ऑफर का मतलब होता है हमने आपको ऑफर दिया, आपने मेरा ऑफर रिजेक्ट करके अपना ऑफर दे दिया। क्रॉस ऑफर का मतलब होता है जब दो लोग एक ही टाइम पे एक ही ऑफर दे। मतलब हमने आपसे कहा कि हम अपनी बिल्डिंग आपको 10 लाख की बेचना चाहते हैं, आपने भी कहा हम आपकी बिल्डिंग 10 लाख में खरीदना चाहते हैं, दोनों ने सेम टाइम पे ऑफर रखा, दिस इज नोन एज अ क्रॉस ऑफर। ठीक है, क्योंकि इसमें ये दोनों ही रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ये पता नहीं चलेगा कि ऑफरर कौन है और ऑफरी कौन है। तो व्हेन टू ऑफर्स आर गिवन एट द सेम टाइम बाय टू पीपल, देन दैट इज नोन एज अ क्रॉस ऑफर। और अगर हमने आपको ऑफर दिया और आपने बदले में अपना ऑफर हमको दे दिया, तो वो क्या कहलाया जाएगा, काउंटर ऑफर। ठीक है, तो काउंटर ऑफर एंड क्रॉस ऑफर आ गया सबको समझ में? यस और नो? चले रिपीट, रिपीट करें कि ना करें? ना करें, ओके। उसके बाद है रिवोकेशन ऑफ ऑफर। चलो रिवोकेशन तो इजी है, एक्सेप्टेंस पे आ जाओ। कोई टॉपिक अगर बीच में आपको लगे कि समझाना है तो बता दीजिएगा, ठीक है? एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट इमर्जेस फ्रॉम एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट। और अगर वो अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल होगा तो वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। अगेन एक्सेप्टेंस भी एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाइड हो सकती है। If a particular method of acceptance is prescribed, the offer must be accepted in the prescribed manner. Acceptance must be unqualified. कह रहे हैं जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे ऑफर रखा गया है उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस पे एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, ठीक है? इट शुड बी अनक्वालिफाइड। काउंटर ऑफर हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा ये बताओ एफ वाला, mere silence on the part of offeree does not amount to acceptance। बताइए, हमने आपको ऑफर दिया और आपने कुछ नहीं कहा, ना हाँ बोला ना बोला। हमने आपको ऑफर दिया, हमने कहा हम आपको अपनी बिल्डिंग बेचना चाहते हैं 10 लाख रुपए की, आपने ना हाँ बोला ना बोला, आप शर्मा के चले गए। ठीक है, बताओ हम इसको एक्सेप्टेंस माने कि ना माने? क्यों? हमने सोचा शर्मा के चले गए, हो सकता है पैसे लेने गए। नहीं, साइलेंस को एक्सेप्टेंस मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं। लॉ में साइलेंस इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्सेप्टेंस। ठीक है, इसलिए जब आप कभी किसी से पूछिएगा ना कि हम पसंद है कि नहीं है और दूसरा बंदा कुछ ना बोले, तो आप उसको एक्सेप्टेंस समझ लेंगे? नहीं, एक्सेप्टेंस ना समझिएगा, क्योंकि अब आप लॉ के स्टूडेंट्स हैं। अब आप लॉ के हिसाब से बोलिएगा, मेयर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑफरी डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाइए। कॉन्ट्रैक्ट ओवर टेलीफोन वाज इजी। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, आई थिंक ये भी इजी था, ठीक है? कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है, और कंसिडरेशन के अंदर ही वो वर्ड आता है क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो का मतलब क्या था, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। The requirement of consideration stems from the policy of extending the arm of law to enforcement of mutual promises. Mutual promise, हमने आपसे प्रॉमिस किया, आपने हमसे प्रॉमिस किया, हम आपको कुछ देंगे और आप हमको दोगे। जो हमें मिल रहा है वो मेरी कंसिडरेशन है, और जो हम आपको पे करेंगे दैट विल बी अ कंसिडरेशन फॉर यू। जब तक दोनों पार्टीज की कोई कंसिडरेशन नहीं होती तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसके बाद देखिए कंसिडरेशन में वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने आपको होमवर्क भी दिया था, इसी का अगला पॉइंट, कंसिडरेशन किसके डिजायर पे होनी चाहिए? कंसिडरेशन शुड बी एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, एंड कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। जल्दी से बताओ इसमें कौन सा वाला केस था?
अब देखें किसने किसने लेक्चर पढ़ा है। हमने ये होमवर्क केस दिया था, आपको दिया था, कुछ बच्चों ने बताया भी हमको। इसका केस था चिन्नैया वर्सेस रमैया, याद आया? कंसिडरेशन किसकी डिजायर पे होती है? प्रोमिसर। और कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम किसकी तरफ से आ सकती है? प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इस केस में क्या हुआ था आपको याद है? एक माता जी थी, उनकी एक बिटिया थी और मामा जी थे। याद आ गया केस में क्या हुआ था? ठीक है, जो मम्मी जी थी उन्होंने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी दी इस शर्त पे कि तुम मामा जी को एक सर्टेन अमाउंट हमेशा देते रहना। बिटिया ने कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जैसे ही माता जी गई, बिटिया ने कहा किस बात के मामा? जब मम्मी नहीं तो कैसे मामा? और उन्होंने कंसिडरेशन देना बंद कर दिया। तो मामा जी ने कहा कि भैया हमारी बहन ने इसीलिए तुमको प्रॉपर्टी दी थी ताकि तुम एक सर्टेन सम ऑफ अमाउंट हमको दे सको। लेकिन बिटिया ने कहा मम्मी ने तो हमको प्रॉपर्टी दी थी, लेकिन आपकी तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं आया, और अगर आपकी तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं आया तो मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, बताइए यहाँ पर बेटी केस जीती थी कि मामा जी? मामा जी जीते थे। क्यों? क्योंकि मामा जी ने क्या कहा? कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इस केस में कंसिडरेशन किसने दिया था? मदर ने दिया था डॉटर को। ठीक है, इसलिए मामा जी को वो सर्टेन अमाउंट मिलेगा। ओके, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट इज प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, प्राइवेसी। ठीक है, इसकी लाइन क्या थी? अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू और कैनॉट स्यू। अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। अगर केस ए और बी के बीच में हुआ है तो थर्ड पर्सन केस नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में केस हुआ है, तो या तो ए केस करें बी के ऊपर या बी केस करें ए के ऊपर। सी इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए सी केस नहीं कर सकते। ठीक है, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट केस नहीं कर सकता, दैट वाज प्रिविटी। अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू बोथ अंडर इंग्लिश एंड इंडियन लॉ। अच्छा, स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन भी था कुछ। इंडियन लॉ के हिसाब से स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन स्यू कर सकता है। यस, इंग्लिश लॉ के हिसाब से स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन स्यू नहीं कर सकता। लेकिन चाहे इंडियन लॉ हो चाहे इंग्लिश लॉ हो, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता। और इसी को क्या कहा जाता था? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब जैसे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि बिल्कुल नहीं याद आ रहा है? थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अच्छा, आपको पता है कि आपके ग्रेजुएशन में भी शायद ये चैप्टर है। ग्रेजुएशन पता है क्या होता है? बीकॉम सुना है कभी? कर रहे हैं? ये सब्जेक्ट है? अच्छा, ये चैप्टर है? होगा, होता तो था, पता नहीं आपके में है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होगा बेटा। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सारे बेसिक कोर्सेज में, जितने भी कोर्सेज होते हैं ना, सबके बेसिक लेवल पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जरूर मिलेगा आपको। दिस इज द मोस्ट बेसिक लॉ। ये सच सच बताओ, आपको अभी खुद भी नहीं पता है ना कि क्या है क्या नहीं है? बीकॉम का नहीं पता ना? कोई आइडिया नहीं है ना? ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, सब ऐसे ही पास होते हैं। हाँ सच्ची। अच्छा, व्हाट इज एग्जीक्यूटरी परफॉर्मेंस? अच्छा बताना, अगर दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम कर दिया है तो ये क्या हुआ? एग्जीक्यूटेड। अगर किसी एक पार्टी ने काम किया है और दूसरे को करना बाकी है या दोनों को करना बाकी है, देन द कॉन्ट्रैक्ट इज एग्जीक्यूटरी। दोनों ने कर दिया, एग्जीक्यूटेड। किसी एक ने किया, एग्जीक्यूटरी। दोनों ने नहीं किया तो एग्जीक्यूटरी। अच्छा, नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी? किसी एक पार्टी ने अपना काम किया है, दूसरे ने नहीं किया है। व्हाट इज बायलेटरल एग्जीक्यूटरी? दोनों ने अपना काम नहीं किया, और अगर दोनों पार्टीज ने अपना अपना काम कर दिया तो एग्जीक्यूटेड। ओके फाइन। रूल्स गवर्निंग कंसिडरेशन, ये करना है कि कर चुके हैं? आता है ये सब? कोई डाउट इसमें? आई एम फीलिंग कि हमें 10-15 टेस्ट और लेने पड़ेंगे।
है ना? ले लें, रोज एक टेस्ट ले लिया करें आप लोग का, पक्का? सोच लो, मान जाएंगे, हम ले लेंगे, ठीक है चलो। अच्छा, फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट में बात करते हैं, वॉइड अग्रीमेंट और इलीगल अग्रीमेंट। हालांकि डिस्कस कर लिया हम लोग ने अभी, वॉइड एंड इलीगल में फर्क क्या हुआ। जो लॉ के हिसाब से, जनरल लॉ के हिसाब से, पब्लिक पॉलिसी के हिसाब से गलत होता है वो इलीगल होता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट, वो अग्रीमेंट जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स को फॉलो नहीं करता वो क्या होता है, वॉइड। और इसी हिसाब से सारे इलीगल वॉइड होंगे, लेकिन सारे वॉइड जरूरी नहीं है कि इलीगल हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, फ्लॉज इन कैपेसिटी, mistake, misrepresentation, fraud. What is the difference between fraud and misrepresentation? बताइए, fraud और misrepresentation में क्या फर्क है? अच्छा, what is the difference between mistake and fraud? अच्छा ठीक है, जानबूझ के गलत काम कर रहे हैं तो ऐसे बताना था मतलब आपको, अच्छा। और अगर गलती से गलत कर दिया तो, अच्छा, हम क्वेश्चन गलत पूछ रहे थे ना, हमें पूरा इलैबोरेट करके पूछना चाहिए था, ठीक ठीक ठीक। ओके, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कौन कौन से लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, बल्कि नहीं कर सकते, माइनर नहीं कर सकते, ल्यूनेटिक्स नहीं कर सकते, एंड पर्सन डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम लॉ। lunatic, a person of unsound mind is a lunatic. A person of unsound mind cannot enter into contract. A lunatic's agreement is therefore void. और इसी में ही अगर मान लीजिए जो अनसाउंड माइंड का है, अगर वो ल्यूसिडिटी के इंटरवल्स में एंटर होता है, मतलब उसे पागलपन के दौरे पड़ते हैं, जिस टाइम उसको दौरा पड़ रहा है वो पागल है, उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, वॉइड होगा। और जिस टाइम वो सही है उस टाइम वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। ओके, फ्लॉज इन कंसेंट यही है, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड। अगर गलती से किया जाए, अनइंटेंशनल है तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन होगा, और जानबूझ के गलत काम किया जाए तो वो क्या होगा, फ्रॉड। व्हाट इज कोर्शन? व्हाट इज कोर्शन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्शन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस? कोर्शन में क्या होता है, फिजिकली हार्म करना, डराना, धमकाना, मारना, पीटना इज व्हाट, कोर्शन। और किसी की मजबूरी का फायदा उठाना इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। ओके, हाँ ये बताओ क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ अब्रमे फिडे, अटमोस्ट गुड फेथ। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जहां पर रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट होती है, यानी एक ड्यूटी होती है टू डिस्क्लोज द ट्रुथ, और अगर ट्रुथ डिस्क्लोज नहीं किया गया देन इन दैट केस वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल। ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कंपनीज प्रोस्पेक्टस, ये सारे एग्जाम्पल्स थे किसके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अब्रमे फिडे। अच्छा ये बताओ, कोर्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ, ये वॉइडेबल होता है कि वॉइड होता है? पहले तो हमको यही बता दो, व्हाट इज वॉइड एंड वॉइडेबल। हाँ, वॉइडेबल इज चॉइस, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। वॉइडेबल क्या होता है, वॉइडेबल में अग्रीव्ड पार्टी को ऑप्शन दिया जाता है। अग्रीव्ड पार्टी कौन होती थी, पीड़ित पार्टी। उससे पूछा जाता था कि भाई तुम ये अग्रीमेंट वैलिड रखना चाहोगे कि वॉइड रखना चाहोगे। अगर वो वैलिड रखना चाहता है तो वो वैलिड हो जाएगा, अगर वो वॉइड रखना चाहता है तो इनवैलिड हो जाएगा। whenever an option is given then the contract is voidable, and when there is no option given then the contract is void। तो ये जो कोर्शन के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये वॉइड होते हैं कि वॉइडेबल होते हैं, वॉइडेबल होते हैं, ठीक है। ये अग्रीव्ड पार्टी के ऊपर होता है, वो चाहे तो इसको एक्सेप्ट करे और चाहे तो इसको रिजेक्ट करे। अगेन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस भी क्या होता है, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना। अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर relations subsisting between the parties are such that one of the party is in a position to dominate the will of another। यानी अनड्यू इन्फ्लुएंस के लिए दो चीजें जरूरी हैं, डोमिनेंट पोजीशन
and the position is used to obtain unfair advantage. Okay? Legality of object, कह रहे हैं valid contract is that whose object should be lawful. All agreements are contract if they are made by free consent of parties competent to contract. अब देखो यहाँ पे लिखा है कौन कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो अनलॉफुल माने जाते हैं. कह रहे हैं कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज लॉफुल unless it is forbidden by law. What do we mean by forbidden by law? Allowed by law or not allowed by law? Not allowed by law. Is of such a nature that if permitted would defeat the provisions of law. यानी अगर उसको परफॉर्म किया गया तो लॉ के प्रोविजंस डिफीट हो जाएंगे. ये सारे के सारे बताइए कौन से हैं, लॉफुल हैं कि अनलॉफुल? अनलॉफुल एंड देयरफॉर वॉइड. ओके, वॉइड एंड इलीगल तो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने. void as being opposed to public policy, ये वाले पॉइंट्स याद हैं? these are opposed to public policy. in restraint of parental right, agreement in restraint of marriage, याद आ गया ये सब? मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, किसी के साथ मैरिज करने का प्रॉमिस या ना करने का प्रॉमिस, ये भी क्या माना जाता है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी. ओके, व्हाट आर वेजरिंग अग्रीमेंट्स? बेटिंग अग्रीमेंट्स. What is the difference? You have a doubt? हाँ बेटा, हाँ. फोर्थ पॉइंट, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ पर्सनल फ्रीडम, यही ना? अच्छा, वॉइड एंड इलीगल में. ओके ओके, जस्ट अ सेक. इस ये वाला फोर्थ था, टू पार्ट्स ना, यही ना? हाँ, ये डाउट अभी दो चार बच्चों ने इकट्ठा पूछा भी था. वेयर एन अग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. कह रहे हैं अगर मान लीजिए हमारे अग्रीमेंट की दो पार्ट्स हैं, ठीक है, एक लीगल है और एक इलीगल है. अगर इन दो पार्ट्स को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है तो इलीगल वाला इलीगल रखेंगे और लीगल वाले को वैलिड मान लेंगे. लेकिन अगर वो दो पार्ट्स ऐसे हैं जिनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, मतलब हम जब एक्ट पढ़ते हैं तो हम उन दोनों को मिला के पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? पूरे के पूरे लॉ को इलीगल यानी वॉइड डिक्लेयर कर देंगे. ठीक है, यानी कि किसी भी लॉ में अगर दो पार्ट्स हैं, एक वैलिड है एक इनवैलिड है, ठीक है, तो और दोनों को अलग किया जा सकता है, तो हम वैलिड को वैलिड मान लेंगे, इनवैलिड को इनवैलिड रहने देंगे. लेकिन अगर उन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता तो हम पूरे के पूरे लॉ को क्या मान लेंगे? इनवैलिड. ओके, दैट इज द फोर्थ पॉइंट. इसमें वैसे तो देखो ये कह रहे हैं जैसे मान लो कोई भी लॉ है, ठीक है, उस लॉ के दो सेक्शंस हैं. एक सेक्शन कह रहा है कि ऐसा करना चाहिए, ये वैलिड होगा. दूसरा सेक्शन कह रहा है कि अगर आप ये करेंगे तो इनवैलिड हो जाएगा. ठीक है, अब ये दोनों सेक्शंस साथ में पढ़े जाते हैं या इनको अलग अलग किया जा सकता है? अगर हम अलग कर सकते हैं तो सिर्फ उस सेक्शन को पूरे एक्ट से हटा दिया जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर वो सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट है कि पूरा लॉ उसी से समझा जाएगा तो हम लोग उस पूरे के पूरे लॉ को ही इनवैलिड डिक्लेयर करते हैं. ठीक है, ये सिर्फ तब हो सकता है जब एक ही लॉ के अंदर अलग अलग पोर्शंस वैलिड और इनवैलिड है. ठीक है, अगर दोनों सेक्शंस वैलिड है तो पूरा वैलिड मान लेंगे. एक वैलिड है एक इनवैलिड है, अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर अलग हो सकता है तो इनवैलिड वाले को हटा दो, बाकी पूरा लॉ वैलिड रहेगा. और अगर अलग नहीं हो सकता तो ऑप्शन क्या बचा? पूरे के पूरे लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर. ठीक है, और कोई डाउट? फाइन. हम आपसे पूछ रहे थे वेजरिंग अग्रीमेंट क्या होते हैं, बेटिंग अग्रीमेंट. ठीक है, बेटिंग वाले अग्रीमेंट क्या होते हैं? वैलिड होते हैं कि वॉइड होते हैं? बेटिंग इज वैलिड और वॉइड. एंड व्हाट आर कंटिंजेंट? कंटिंजेंट क्या होते हैं? सुना है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं विच डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने आपसे कहा कि अभी यहाँ पर बारिश होगी, ठीक है, हमने कहा बारिश होगी तो हम 100 रुपए देंगे, बारिश नहीं हुई तो आप 100 रुपए दीजिएगा. बताओ ये वेजरिंग है कि कंटिंजेंट है? हमने आपसे कहा बारिश हुई तो हम आपको 100 रुपए देंगे, बारिश नहीं हुई तो आप हमें 100 रुपए दीजिएगा. दिस इज कंटिंजेंट और वेजरिंग. हाउ मेनी ऑफ यू से दिस इज वेजरिंग? हाउ मेनी ऑफ यू से दिस इज कंटिंजेंट? अच्छा, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देंगे. ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मेरी एक शिप आ रही है. ठीक है, अगर वो शिप आ जाती है
तो हम आपको गुड्स दे देंगे, और अगर वो शिप नहीं आई तो हम आपको गुड्स नहीं देंगे। ये क्या है? नहीं, कंटिंजेंट तो पहले वाला था। नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे? अब बताओ, हमने आपसे कहा बारिश हुई तो हम आपको देंगे, बारिश नहीं हुई तो आप हमें देना। दिस इज वेजरिंग, बेटिंग। देखो, वेजरिंग में एक पार्टी जीतती है, एक पार्टी हारती है। या तो हम तुम्हें 100 रुपए देंगे या तो तुम हमें 100 रुपए दोगे। कंटिंजेंट में दो इवेंट होते हैं, एक शिप आएगा तो हम तुमको गुड्स देंगे, शिप नहीं आया तो हम तुमको गुड्स नहीं देंगे। हमने ये थोड़ी बोला शिप आएगा तो हम गुड्स देंगे, नहीं आया तो तुम देना, ये थोड़ी बोला। ये होता वेजरिंग। हमने तो ये बोला शिप आई तो हम आपको गुड्स दे देंगे, शिप नहीं आई तो हम आपको गुड्स नहीं देंगे। लेकिन हमने आपसे कहा इंडिया मैच जीती तो हम 100 रुपए देंगे, नहीं जीती तो आप देना। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ, वेजरिंग तो इंग्लिश में बोलते हैं सट्टेबाजी। सुना है सट्टेबाजी? करी है सट्टेबाजी? कितनी इनोसेंटली बोल रहे हैं, अरे करी तो है ना। तो बेसिकली ये जो वेजरिंग होता है, वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर वॉइड, इनको लॉ में वैलिडिटी नहीं मिलती। ओके, सो द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड वेजर इज अ बेट। Wagering agreements are nothing but ordinary betting agreement. For example, A and B enter into an agreement that if England cricket team wins the test match, A will pay B rupees 100, and if it loses, B will pay 100 to A. This is a type of wagering agreement. और अगली हेडिंग में देखो लिखा है वेजिंग अग्रीमेंट वॉइड होते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, वेजरिंग अग्रीमेंट सब जगह वॉइड होते हैं एक्सेप्ट मुंबई। क्यों? क्योंकि मुंबई में वो इलीगल होते हैं। ये पढ़ा था आप लोगों ने? हाँ, ये देखो लिखा है कि वेजरिंग अग्रीमेंट हमेशा वॉइड होते हैं, लेकिन मुंबई में वॉइड नहीं होते। मुंबई में क्या होते हैं? इलीगल। ओके, वॉइड अग्रीमेंट्स, वॉइड अग्रीमेंट भी देख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, वॉइड ab initio भी देख लिया। कंटिंजेंट देखो अब आया, कह रहे हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग इफ सम इवेंट कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन। जब भी ये वर्ड आए ना कोलेटरल, कोलेटरल से समझ जाना कंटिंजेंट की बात हो रही है। ठीक है। अच्छा, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं? कौन से होते हैं कॉजी कॉन्ट्रैक्ट? इम्पोज्ड बाय लॉ। तो अगर मेरा कोई सामान खो गया और आपको मिल गया तो आपकी क्या ड्यूटी बनती है? मेरा फोन खो गया और आपको मिल गया, आपकी क्या ड्यूटी बनती है? आप उसे पूरा यूज कर लेंगे? नहीं। अच्छा, मेरा पर्स खो गया, आपको मिल गया, आपकी क्या ड्यूटी बनती है? कि आप उससे पैसे निकालेंगे, सारे कार्ड्स निकालेंगे, खर्च करेंगे, जब वॉलेट एकदम खाली हो जाएगा तब आप आके हमको वापस कर देंगे। ये ड्यूटी बनती है? नहीं। आपकी क्या ड्यूटी बनती है? कि आप हमको वो सामान वापस कर देंगे। क्या हमारे और आपके बीच में अग्रीमेंट हुआ था कि मेरा पर्स खोएगा, आपको मिलेगा तो आप दे देना? लेकिन आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन किसने इम्पोज करी है? लॉ ने इम्पोज करी है। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहा जाता है? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। ओके, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट खत्म कैसे होता है? कह रहे हैं या तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दो, दोनों पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट से हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। म्यूचुअल कंसेंट में, अच्छा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता था? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना। दो तरीके के ब्रीच बता सकते हैं, एक्चुअल ब्रीच एंड एंटीसिपेटरी ब्रीच। ड्यू डेट पे ही अगर हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे तो एक्चुअल ब्रीच, ड्यू डेट के पहले एंटीसिपेटरी ब्रीच। हाँ, तो यहां हम लोग देख रहे थे या तो म्यूचुअल कॉन्सेंट से खत्म किया जा सकता है, या लैप्स ऑफ टाइम, या लॉ के कहने पर, या अब वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया, और या फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन सब तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट को खत्म किया जा सकता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता दिया आपने। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर क्या क्या रेमेडीज हो सकती हैं? रिसेंड द कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज रिसेंड? कैंसिलेशन, sue for damages, sue for specific performance. What is specific performance in injunction? Injunction क्या था? To stop someone from doing a negative act.
देखो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है सही काम करो, और इंजंक्शन का मतलब होता है गलत काम ना करो। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं तो हम कोर्ट के पास जाएंगे और कोर्ट आपके ऊपर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्स करेगा कि आपको ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना ही पड़ेगा। दिस इज स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और अगर मान लीजिए आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहे हैं और कोर्ट ने आपसे कहा कि आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ सकते, तो ये क्या होगा? इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है रोक लगाना, स्टॉप लगाना। ठीक है, तो दोनों एक ही चीज है, बस एक चीज पॉजिटिव तरीका है और एक नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कहा सही काम करो, ये क्या है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। और अगर हमने आपसे कहा गलत काम ना करो, इंजंक्शन। ये बताओ दोनों का मतलब सेम है कि अलग अलग है? सेम है। सही काम करो, गलत काम ना करो। एंड सूट ऑफ क्वांटम मेरूट, व्हाट वाज क्वांटम मेरूट? एज मच एज इज डन, जितना कॉन्ट्रैक्ट हो गया है उतने का पेमेंट कर दीजिए, जो नहीं हुआ है उसका ना कीजिए। दैट इज क्वांटम मेरूट। दीज आर द रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इंडेमनिटी एंड गारंटी की बात करते हैं। इसके भी काफी डाउट्स आए मेरे पास। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है? किसी के नुकसान की भरपाई करना, टू मेक गुड द लॉस। इंडेमनिटी में कितनी पार्टीज होती हैं? 2। कौन कौन सी? indemnifier and indemnified. Can you give me one example of indemnity contract? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी के साथ हम इंश्योरेंस कराते हैं और इंश्योरेंस कंपनी इस बात का अश्योरेंस देती है कि जब आपका लॉस होगा तो आपके लॉस की भरपाई हम करेंगे। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी कौन हुई? इंडेमनीफायर। वो पर्सन जिसने इंश्योरेंस लिया था, इंडेमनीफाइड। गारंटी में कितनी पार्टीज होती हैं? 3। कौन कौन? डेटर, क्रेडिटर एंड श्योरिटी। ठीक है, श्योरिटी किस बात की गारंटी लेता है? कि अगर डेटर ने ड्यू डेट पर पैसा नहीं दिया तो क्रेडिटर पैसा किससे मांगेगा? श्योरिटी से। श्योरिटी कह लो, गारंटर कह लो। ठीक है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस यही हुआ, इंडेमनिटी में 2 पार्टीज होंगी और श्योरिटी और गारंटी में 3 पार्टीज। ठीक है, अच्छा ये बताओ, गारंटर की लायबिलिटी प्राइमरी होती है कि सेकेंडरी? द लायबिलिटी ऑफ गारंटर इज प्राइमरी और सेकेंडरी? सेकेंडरी। हाउ सेकेंडरी? ये क्या अंधी लगाई थी फिर? ये बताइए, गारंटर की लायबिलिटी हमेशा आएगी या सिर्फ तब आएगी जब डेटर ना दे पाए? जब डेटर ना दे पाए तब गारंटर की लायबिलिटी आएगी, इसलिए गारंटर की लायबिलिटी इज ऑलवेज सेकेंडरी। ओके, प्राइमरी लायबिलिटी किसकी हुई बताओ? डेटर की। डेटर की प्राइमरी लायबिलिटी होगी क्योंकि मेनली तो उसे ही देना है। अगर डेटर नहीं दे पाया तो कौन देगा? श्योरिटी। ओके, नेक्स्ट इज, हाँ ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी के डिफरेंसेस थे, पढ़े थे ये? इसमें से डाउट भी पूछा था एक आध बच्चे ने, किसी ने कुछ पूछना है इसमें से? अच्छा, एजेंसी में बताओ कितनी पार्टीज होती हैं? कौन कौन? प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, अब हमको बताइए, एजेंट की लायबिलिटी प्राइमरी होती है कि सेकेंडरी? एजेंट की लायबिलिटी होती है कि नहीं होती? कि लायबिलिटी प्रिंसिपल की होगी? डर क्यों रहे हो? नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बताइए, मेन लायबिलिटी किसकी होती है? प्रिंसिपल की। एजेंट की लायबिलिटी नहीं होती है। एजेंट तो सिर्फ काम कर रहा है किसके बिहाफ पे? प्रिंसिपल के बिहाफ पे। अच्छा, जनरल एजेंट कौन होता है और स्पेसिफिक एजेंट कौन होता है या स्पेशल एजेंट कौन होता है? सुना है ये टॉपिक? अगर मान लीजिए हमने अपने सारे काम करने के लिए आपको अपॉइंट कर दिया कि जो जो काम हम करते हैं वो काम आप कर सकते हो, देन यू आर माय जनरल एजेंट। लेकिन हमने आपको अपॉइंट किया कि भाई हमको बिल्डिंग बेचनी है, मेरी बिल्डिंग बेचने के लिए सिर्फ हम तुमको अपॉइंट कर रहे हैं, तो आप मेरे कौन से एजेंट हुए? स्पेशल एजेंट। एक्सप्रेस एजेंसी क्या हुई? एजेंसी विच इज क्रिएटेड ओरली और बाय रिटन। इम्प्लाइड एजेंसी क्या हुई? अज्यूम्ड। ठीक है, जब हमने ना ओरली कहा ना रिटन कहा लेकिन अज्यूम्ड है, दैट इज व्हाट इज नोन एज इम्प्लाइड एजेंसी। व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड एस्टॉपल?
टू स्टॉप, रोक लगाना, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स याद है इम्प्लाइड एजेंसी के, एजेंसी बाय एस्टॉपल, वाइफ एज एन एजेंट, एजेंसी ऑफ नेसेसिटी, एजेंसी बाय रैटिफिकेशन। बताइए इसमें कौन सा वाला नहीं आता? कोई एक समझाएं कि सारे समझाएं, कि सारे ना समझाएं? आते हैं सारे? कोई समझा दें? अच्छा, हाउ मेनी ऑफ यू से सारे ही समझा दीजिए। अब गंगा जी बह ही रही हैं तो हाथ धो लिए जाए, है ना? सारे समझा दें? सेकंड वाला वाइफ एज एन एजेंट, लो यही तो सबसे आसान था। चलो एक बार सारे देखते हैं। एजेंसी बाय एस्टॉपल, कह रहे एस्टॉपल अराइजेस व्हेन यू आर प्रेक्लूडेड फ्रॉम डिनाइंग द ट्रूथ ऑफ एनीथिंग। एग्जाम्पल से देखा करिए, जल्दी समझ में आएगा। वेयर P allows third party to believe that A is acting as his authorized agent। हम जहां जहां भी जाते हैं हम मिस्टर राम को अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टीज को ऐसा लगने लगा है कि मिस्टर राम मेरे एजेंट हैं और हम उनको कभी मना भी नहीं करते। अब थर्ड पार्टी के लिए मिस्टर राम मेरे कौन बन जाएंगे? एजेंट। यानी अगर हम डिनाई नहीं कर रहे हैं ट्रुथ को तो वो ही ट्रुथ मान लिया जाएगा, ठीक है। तो हम जहां जहां जाते हैं, हम जरा समझिए, हम जहां जाते हैं मिस्टर राम को अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है। जब किसी को पेमेंट करनी होती है तो भी हम कह देते हैं अरे ये हमारे एजेंट ही जैसे हैं, इन्हीं को पेमेंट कर दीजिएगा। अब मान लीजिए आपने उस मिस्टर राम को पेमेंट कर दी और मिस्टर राम लेके भाग गए, ठीक है। बताइए क्या आपको दोबारा पेमेंट करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी नजरों में मिस्टर राम मेरे कौन थे? एजेंट। भले ही वो मेरे एजेंट नहीं थे, लेकिन अगर पहले हमने उनको एजेंट मानने से मना नहीं किया तो बाद में आई विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग द फैक्ट दैट मिस्टर राम इज माई एजेंट, ठीक है। वाइफ एज एन एजेंट, कह रहे हैं वेयर अ हस्बैंड एंड वाइफ आर लिविंग टुगेदर, wife is presumed to have her husband's authority to pledge his credit for purchase of necessaries। कह रहे हैं अगर हस्बैंड और वाइफ साथ में रहते हैं तो घर के जरूरी सामान के लिए वाइफ हस्बैंड की चीजों को गिरवी रख के पैसा ला सकती है। ये बात समझ में आई? इंपॉर्टेंट चीज ये है, नेसेसिटीज के लिए, किसी भी चीज के लिए नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी ज्वेलरी के लिए, अपना फोन रिचार्ज कराने के लिए हस्बैंड का सामान गिरवी रख रही है, ठीक है। तो ये माना जाता है कि वाइफ हस्बैंड की एजेंट है और वाइफ हस्बैंड का सामान गिरवी रख के नेसेसरीज ला सकती है। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए हस्बैंड ने स्पेसिफिकली मना कर दिया था कि हमारी वाइफ को हमारा एजेंट ना मान लेना, अब बताओ वाइफ एजेंट मानी जाएगी कि नहीं? नो, वाइफ विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ एजेंट। एजेंसी बाय नेसेसिटी, आप कहीं बाहर गए हुए थे, ध्यान से सुनिएगा, आप कहीं बाहर गए हुए थे और आपका मकान मालिक आया आपसे किराया मांगने, आपके पड़ोसी ने, आप नहीं थे इसलिए उसने किराया दे दिया, ठीक है। आप जब वापस आए तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने पड़ोसी को वो किराया वापस करें, क्योंकि वो पड़ोसी जरूरत पड़ने पर आपका क्या बन गया था? एजेंट। एजेंसी बाय नेसेसिटी। क्या आपके और आपके किराएदार के बीच में कोई रिटन एग्रीमेंट हुआ था? नो, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो आपका एजेंट बन गया, इसको कहा जाता है एजेंसी बाय नेसेसिटी, ओके। एजेंसी बाय रैटिफिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय रैटिफिकेशन? अप्रूव करना। कह रहे हैं आपने कोई काम कर दिया, बाद में हमने आपके काम को अप्रूव कर दिया, यानी आप भी मेरे क्या मान लिए जाएंगे? एजेंट। कोई और डाउट हो, छूट गया हो तो बताइएगा। स्पेशल एजेंट, जनरल एजेंट कर लिया हम लोगों ने। सब एजेंट कौन होता है? एजेंट का एजेंट, ठीक है। एजेंट का जो एजेंट होता है वो है सब एजेंट। अच्छा, मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? जो ट्रेडिंग बिजनेस में जो एजेंट की तरह काम करते हैं वो मर्केंटाइल एजेंट होते हैं। फैक्टर कौन होते हैं? फैक्टर पढ़ा है ये? हाँ, गुड्स सेल करने के लिए। देखिए, अ फैक्टर इज अ मर्केंटाइल एजेंट एम्प्लॉयड टू सेल गुड्स व्हिच हैव बीन प्लेस्ड इन हिज पोजेशन। जैसे फैक्टर में और एजेंट में फर्क समझिए। एजेंट क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम सेलर हैं, आप बायर हो, ठीक है। एजेंट हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। जैसे आपने रियल एस्टेट एजेंट देखे होंगे। रियल एस्टेट एजेंट क्या करता है? ब्रोकर होते हैं ना, रियल एस्टेट ब्रोकर। एक बात बताइए, मान लीजिए हमको बिल्डिंग बेचनी है, ठीक है, और आपको बिल्डिंग खरीदनी है और एक ब्रोकर है, तो ब्रोकर बायर और सेलर को मिलवाता है कि ब्रोकर पहले खुद बिल्डिंग खरीद लेता है फिर देता है बायर को? बायर और सेलर को मिलवाता है,
ठीक है, अब हम आपके सामने दो एग्जाम्पल रखेंगे, बताना फैक्टर कौन है और एजेंट कौन है। हम जो है, हम एक एजेंट है, ठीक है, हमने सिर्फ बायर और सेलर को मिलवा दिया, ये कौन हुए हम, मर्केंटाइल एजेंट। सेकेंड सिचुएशन, हमने सेलर से गुड्स खुद लिए और अब हम बायर को बेचेंगे, फैक्टर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मर्केंटाइल एजेंट। फैक्टर गुड्स की पोजेशन खुद ले लेता है और फिर उनको सेल करता है, जबकि एजेंट खुद गुड्स नहीं रखता है, सिर्फ बायर और सेलर के बीच में अग्रीमेंट करवाता है। ओके, ब्रोकर तो आपको पता ही है। डेल क्रेडिट एजेंट बताओ कौन होता है। हाँ, डेल क्रेडिट एजेंट ये कहता है कि हमको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कमीशन दो, हम आपके गुड्स उधार पे बेचेंगे और उससे पैसा रिकवर करने की भी जिम्मेदारी मेरी। यानी अगर हम आपके गुड्स उधार पे बेचें, एक बात बताइए, अगर किसी एजेंट ने गुड्स उधार पे बेचे, ठीक है, और जिसने गुड्स खरीदे उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो लायबिलिटी एजेंट की होगी कि प्रिंसिपल की? प्रिंसिपल की, नॉर्मली प्रिंसिपल की। लेकिन अगर वो डेल क्रेडिट एजेंट था तो एजेंट की, क्योंकि इसी बात के लिए एजेंट ने एक्स्ट्रा कमीशन चार्ज किया है कि आप हमको एक्स्ट्रा कमीशन दे दो और हम जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हम डेटर से पैसा रिकवर करके लाएंगे। ऐसे एजेंट को क्या कहा जाता है, डेल क्रेडिट एजेंट। हु इज एन ऑक्शनियर, जो नीलामी कराता है, ठीक है, वो बंदा देखा है ना आपने जो बिडिंग्स करता है, वो कौन होता है, ऑक्शनियर, हु सेल द गुड्स बाय ऑक्शन। पार्टनर, बैंकर, आई थिंक ये तो किया ही है। ड्यूटीज ऑफ एजेंट, राइट्स ऑफ एजेंट, एनी डाउट? एंड टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, एजेंसी को कैसे कैसे खत्म किया जा सकता है। कोई ऐसी चीज, एक बार पेजेस टर्न करके देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई ऐसा टॉपिक जो आपको ना समझ में आया हो। सब कुछ समझ में आ गया? अब एक बार और पढ़ेंगे घर जाके। अच्छा, इसमें हाँ किसी का नहीं आया, कह रहे आप क्यों पढ़ेंगे, अब पढ़ा तो दिया क्लास में, अब कितनी बार पढ़ेंगे हम लोग। सबको समझ में आ गया कॉन्ट्रैक्ट टैग, पक्का? हाँ बेटा, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी अ कंटिंजेंट, यही पूछा है ना। ओके, एक डाउट आया है, क्या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? बताइए। इज इट डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट? यस इट इज। आग लगी तो हम पैसा देंगे, आग नहीं लगी तो हम पैसा नहीं देंगे, ठीक है। और आग लगना ना लगना इज एन अनसर्टेन इवेंट, सो दैट कैन बी एन एग्जांपल ऑफ कंटिंजेंट। ओके।